बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन हाइपरबोलिक z वेयर c इज़ अ सर्किल z मॉडुलस इक्वल टू 4। इस सर्किल का सेंटर ऑरिजिन होगा और रेडियस देख रहे हैं 4 है। डिस्क्राइब इन दी पॉजिटिव सेंस, इसको पॉजिटिव सेंस में डिस्क्राइब करना है। यानी पहले तो हम अपना जो इंटीग्रल है इसको अगर आई से डिनोट करें तो डी जेड अपान साइन हाइपरबोलिक जेड है। तो यहाँ पर डी जेड में 1 से इंटू मान सकते हैं और इसको हम अगर मान लें कि हमारा ये फंक्शन एफ जेड डी जेड है तो यहाँ पर एफ जेड की जो वैल्यू है कंपेयर करने पर 1 अपान साइन हाइपरबोलिक z हो जाएगी। तो इस फंक्शन का अगर हमने फाइंड कर लिया, देखिए c के बारे में बताया गया कि c जो है वो एक सर्किल है। ये सर्किल जिसका सेंटर ऑरिजिन होता है क्योंकि z में से 0 माइनस हुआ है यहाँ पर और इक्वल टू 4 है तो इसका सेंटर ऑरिजिन है यानी 0,0 है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस है और रेडियस 4 है तो माना कि हम यहाँ 2 ले लेते हैं, ये 4 हो गया। तो ऐसे 2 ये 4, एक सर्किल को ड्रा कर लेते हैं रफली। तो ये इसकी रेडियस ये 4,0 यानी एक्स वाई की वैल्यू है ये। अगर इसका z की फार्म लिखेंगे तो इस पॉइंट को z इज इक्वल टू 4 प्लस आई इंटू 0 यानी ओनली 4 ही होगा। इस पॉइंट की बात करें तो ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 होगी। तो अगर z की फार्म में लिखेंगे तो z की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी 0 प्लस आई इंटू 4 यानी 4i हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पॉइंट यहाँ पर ज़रूरत होगी वो बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल तो अभी ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4,0 यहाँ पर 0,-4 हैं। ये एक रीज़न है। और जो सी के बारे में बताया गया वो ये है पॉजिटिव सेंड यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो सबसे पहले तो हम इस एफ जेड फंक्शन का एक्सपेंसन करेंगे, लॉरेंट सीरीज़ में से कन्वर्ट करेंगे ताकि हम रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। अब रेसिड्यू क्यों फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर जो थ्योरम यूज़ करेंगे उसके बारे में पहले बता दें कि यहाँ पर हम थ्योरम यूज़ करेंगे कॉचीज़ रेसिड्यू थ्योरम। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम में होता क्या है कि यहाँ पर एफ जेड एक रेगुलर फंक्शन होता है एक्स मतलब कुछ पॉइंट को छोड़कर जिनको जिन्हें पोल्स बोलते हैं, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उनको छोड़कर किसी ये क्लोज कंटूर में, जैसे कि अपना ये सर्किल सी है उसी तरीके से ये सर्किल हमारा जो है वो सी है। इस तरीके से कोई भी क्लोज कंटूर होगा और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा इसी पर और सी की जो बाउंड्री है वहाँ पर ये किसी भी तरह का ये आपका फंक्शन हो गया सी, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिया गया है। और कुछ पॉइंट्स को छोड़कर ये हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो कैसे है, रेगुलर है यानी एनालिटिक है। अब यहाँ पर हम इस एफ जेड की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ पॉइंट पे नहीं है वो पोल्स होंगे तो एफ जेड की जो वैल्यू होगी डी जेड उसकी वैल्यू होती है 2πi सिग्मा आर। तो सिग्मा आर क्या होता है, बस इसीलिए हमने यहाँ पर एक्सपेंसन करना है जहाँ पर हम बता देते हैं कि सिग्मा आर क्या होता है। तो सिग्मा आर जो होता है, सिग्मा आर इज़ दी सम, ये सम होता है। सिग्मा का मतलब ही सम होता है। सम किस चीज़ का सम है, सम ऑफ द is the sum of the residues of एफ जेड जो हमारा फंक्शन है उसका at its poles within C, यानी सी की बाउंड्री के अंदर जो पोल्स मौजूद हैं इन पॉइंट्स पर रेसिड्यू फंक्शन का और हर एक पोल्स पर रेसिड्यू फाइंड करने के बाद उनका हमें सम कर देना चाहिए।
तो फिर हमें पता करना चाहिए हमारे इस सर्किल में इस एफ जेड के कितने पोल हैं। तो उस पोल्स को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ पोल्स फाइंड करने के लिए पोल्स अगर फाइंड करेंगे तो फिर हमें सम सिग्मा आर मिल जाएगा। हमें इसका एक्सपेंशन करना चाहिए लॉरेंट सीरीज़ से, लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि एफ जेड साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन होता है ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड अपान में 2 होता है। ये 2 की डबल अपान में है तो उसका न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से 2 अपान ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ई टू द पावर जेड का एक्सपेंशन यहाँ पर लिखेंगे। आपको डायरेक्ट अगर वैल्यू याद हो इसकी तो साइन हाइपरबोलिक जेड की डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो लेकिन अगर किसी को नहीं याद हो तो ई की पावर जेड का एक्सपेंशन तो हम लोगों को पता ही होता है कि क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है 1 प्लस और एक एक पावर बढ़ती जाती है। फैक्टोरियल में भी अपान में आता है एक एक पावर, यानी 1 के बाद 2 आएगी, अपान में फैक्टोरियल 2 आएगा। तो यहाँ पर हम 3 टर्म तक ही फ़िलहाल अभी लिख रहे हैं अभी, क्योंकि दूसरा भी एक्सपेंशन करना है माइनस के बाद। और इसमें जो माइनस अगर आ जाता है जेड की पावर माइनस ई की पावर माइनस जेड है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, क्योंकि जेड की पावर जो ऑड होगी तो माइनस आ जाएगा। तो वो माइनस को इस बीच में बिटवीन में लिख देंगे जेड अपान फैक्टोरियल 1 प्लस का, जो इवन है तो प्लस जाएगा और जब भी ऑड होगा तब माइनस होगा। जेड की पावर 3 अपान 3 आ जाएगी। अब हम इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो देखेंगे कि जो ई प्लस वाले हैं यानी ये इसमें ब्रैकेट के अंदर प्लस वाले हैं वो ब्रैकेट ओपन होने पर माइनस हो जाएंगे और बस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी जो इवन है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, जो ऑड हैं वो देखना है एक ये और ये माइनस माइनस प्लस के ये, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो हम अगले स्टेप में से 2 टाइम्स करके लिख देंगे। इस तरीके से एफ जेड की जो वैल्यू है हम यहाँ पर एफ जेड का एक्सपेंसन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर एक्सपेंसन किया है। तो ये 2 टाइम्स सभी आ रहे हैं तो 2 को ऐसा करते कॉमन ले लेते हैं तो सभी 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी जेड अपान फैक्टोरियल 1 अगले स्टेप में लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अपना जो फंक्शन एफ जेड चल रहा था उसके न्यूमरेटर में तो 2 था, डिनोमिनेटर में हमने उधर हर एक टर्म 2 हो जाएगा तो 2 को बाहर लिख देते हैं। पहला टर्म यहाँ पर z अपान फैक्टोरियल 1 है, फिर उसके बाद z की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 है, z की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 है, यानी सारे ऑड वाले हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं। और 2 से 2 देखने कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लॉरेंट सीरीज़ तभी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जब यहाँ पर 1 हो और हम इसको न्यूमरेटर में 1 बनाने के लिए तो जो भी है यानी z अपान फैक्टोरियल 1 इसको बाहर लेने। हालांकि 1 की वैल्यू जो है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो आप इसको ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो z को जब बाहर निकालेंगे यानी पूरा ये z बाहर निकल के 1 आ गया यहाँ पर, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है और 1 z को 1 से डिवाइड करेंगे ओनली z है और z बाहर निकाल दिया पूरा बाहर निकाल दिया तो 1 आ गया यहाँ पर, यानी z कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास एक पावर z की दर कम हो जाएगी, यानी z स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 बचेगा, z की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 बचेगा, प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर इस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट की पावर नहीं लिखी तो 1 है, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे फिलहाल अभी यहाँ पर 1 अपान z बचा हुआ है और इस ब्रैकेट की पावर हो जाएगी -1 z स्क्वायर, क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं और उसकी पावर जो होगी -1 होगी। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लेंगे एन इंडेक्स के लिए। ये होता है 1 प्लस z की पावर, अगर इसमें पावर निगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो तो उसके लिए फार्मूला बेहतर रहता है पॉजिटिव इंटीजर का लिए। दूसरा 1 प्लस एन जेड हो जाएगा प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2 और z का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से फैक्टर भी बढ़ते जाते हैं और z की पावर भी बढ़ती जाती है यहाँ पर जो भी ले रखा है आपने। तो इस z या x जो भी हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ करें, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद जो भी है वो हमारा जो हमने भी फार्मूले में लिया वो z है, इसकी पावर लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एफ जेड इसलिए एक्सपेंसन कर रहे हैं, लॉरेंट सीरीज़ की फार्म में बदल रहे हैं ताकि हमें पोल्स मिल जाएं और पोल्स एक्सपेंसन से मिलते हैं और वो भी जो z हो वो डिनोमिनेटर में अगर आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो z हो या z-1 हो या z-2 इस फार्म में आपका डिनोमिनेटर में हो तो बस वही चाहिए होता है। न्यूमरेटर में होगा तो उससे हमें पोल्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना होगा। फिलहाल इस फार्मूले का यूज़ करते हुए जैसे z मानते हुए इसका एक्सपेंसन करेंगे तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही यानी 1 प्लस
पहले इन दोनों का इंटू हो जाएगा, यानी -1 का, और जो ये हमने z माना है जो कि z² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस एंड सो ऑन। हालांकि इसका ज़्यादा रोल नहीं रहेगा अगले टर्म का, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि आएगा -1 और उसके बाद एक इसमें से घटाने के बाद अपान में फैक्टोरियल 2, और इसकी पावर जो भी लिखा है उसकी पावर 2 हो जाएगी। z आप चाहें तो इस टर्म को ना भी लिखें, प्लस z⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, और उसका होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आएंगे, क्योंकि ये पावर जो है वो निगेटिव में है, निगेटिव या फ्रैक्शनल होती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आते हैं। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये जो है वो माइनस हो जाएगा, और ये देखिए -2 और -1 और 2, 1 इंटू 2 हो जाएगी, फैक्टर 2 के बराबर होता है, यानी पूरा कैंसिल हो 1 टाइम्स। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर सारे टर्म का स्क्वायर होगा, उसमें से मिनिमम पावर मिलेगी वो z² अपान ये फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 होती है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी z की इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे कम पावर मिलेगी। बाकी तो आपको मालूम है कि दोनों का इंटू का ट्वाइस भी आएगा, पहले हर एक टर्म का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद पहले दूसरे के इंटू, जो कि पावर 2 और 4 6 पावर तो इसी की हो जाएगी, यानी सबसे कम मिनिमम पावर 4 मिलेगी। बस वही वाला टर्म लिखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। और फिलहाल अभी हम f(z) की वैल्यू को लिख रहे हैं, हमें सिर्फ तलाश है जो एक्सपेंसन करेंगे वो जो अपान में z या उसके कोई फैक्टर होंगे लीनियर फैक्टर, उनका हमें कोफिशिएंट की तलाश होगी। फिलहाल हम 1/f(z) का एक्सपेंसन लिख रहे हैं। 1/z बाहर है, f(z) का एक्सपेंसन 1/z बाहर है, फिर उसके बाद 1 माइनस का और जो भी है ब्रैकेट में एज इट लिख लेंगे, z² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। फिर अगला टर्म जैसे कि अभी हमने बताया था कि प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, बाकी टर्म नहीं लिखेंगे, z⁴ अपॉन 6 36 हो जाएगा, बाकी आप टर्म छोड़ दीजिए प्लस एंड सो ऑन करते हुए। बस हमें तलाश होगी z की जो पावर है, तो 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, z² का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 z² कोफिशिएंट है, z⁴ को कोफिशिएंट माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये, और यहाँ पर z⁴ को कोफिशिएंट 1/36 है, z⁴ को कोफिशिएंट मिल गया। लेकिन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1/z का जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा और वो हर टर्म में होगा, तो पहले में होगा तो 1 में इंटू होगा 1/z, हमने जानबूझ के इसे 1 इंटू 1/z लिखा, हालांकि 1/z के बराबर ही है। माइनस अगला जो इसका इंटू करेंगे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/फैक्टोरियल 3z हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस का इसमें एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में z है, तो -1/फैक्टोरियल 5 प्लस 1/36 आप किसी तरीके की कैलकुलेशन लिख सकते हैं, यानी हमने यहाँ फैक्टोरियल को हटा दिया, आप लिख भी सकते थे, या फिर इसको भी फैक्टोरियल से हटा के इसकी वैल्यू 120 रख सकते हैं। और बस हमें एक्सपेंसन चाहिए था, लॉरेंट फॉर्म में आ गया है, तो जो कि हम लिख सकते हैं हम विच इज़ दी लॉरेंट्स एक्सपेंसन है ये, क्योंकि इसमें अपान में भी z वाली पावर है और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी z है, तो ख़ास तौर से हमारा फोकस जो रहता है वो जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होते हैं, वहीं से हमें पोल के बारे में पता चल जाता है, उसके ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं z की पावर 1 है तो ऑर्डर तो 1 होगा, और जो भी ऐसे अगर ऐसे लिख के आता कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपान में ऐसे लिख के आता कि 1/z-1 होता, तो इसको 0 के बराबर रख के हम z की वैल्यू 1 यहाँ पर हो जाता पोल, लेकिन यहाँ पर ओनली z है तो z बराबर 0 रखे, यानी z बराबर 0 ही पोल आ गया, और इसकी पावर चूँकि z की ओनली 1 है, यानी जिस तरीके से 1 माइनस z होता तो उसकी पावर माना कि 3 होती, तो हम कहते हैं ऑर्डर इसका 3 है, तो इसकी पावर भी z की 1 है तो ऑर्डर इसका 1 है, तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा एक ही जो है वो है पोल, ओनली z=0 ऑफ, और ज़्यादा नहीं है, और भी हो सकते थे फैक्टर, लेकिन यहाँ पर ओनली एक ही है और इसी फॉर्म में है, z=0 ऑफ ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर भी 1 है, और ये कहाँ पर लाई करेगा देख रहे हैं कि विच लाइज इनसाइड द
सर्किल, क्यों सर्किल की रेडियस 4 है, z मॉड इज इक्वल टू 4 है, सेंटर 0, रेडियस 4 है, तो z इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर पर ही यही वाला पॉइंट हो गया, यानी ये जो पोल है वो सेंटर इसी के अंदर ही है। और हम अभी कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो भी फंक्शन हो, तो अगर उसका पोल उसके अंदर हो, इस सी के अंदर हो, तो जितने भी, हालांकि हम लोग कई पोल के बारे में सोच रहे थे, ये P1 P2 P3, हमारा तो ये एक ही पोल मिला है, तो मैं सम की बात ही नहीं करना है। अगर कई होते तो फिर हम सम रेसिड्यू उनका सम कर लेते, जो भी हमारा पोल्स पर रेसिड्यू मिलता, लेकिन हमारा जो है वो एक ही पोल मिला हुआ है और उस पर रेसिड्यू फाइंड करना भी बहुत आसान है। तो जब एक्सपेंशन कर लेते हैं तो हम रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 पर रेसिड्यू अगर चाहिए आपको, तो अगर एक्सपेंशन आपने कर रखा है तो लॉरेंट्ज एक्सपेंशन में, तो कोफिशिएंट देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ 1/z का जो कोफिशिएंट होगा इन दी लॉरेंट एक्सपेंशन, जो भी लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड का जो लॉरेंट एक्सपेंशन किया उसमें 1/z का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका रेसिड्यू होगा z इज इक्वल टू 1, पर इसीलिए हमने 1/z को कोफिशिएंट 1 ऐसे करके लिखा हुआ था, जिसकी वैल्यू ये 1 के इक्वल आ गई। अब हम फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही है पोल और उसका सम भी हमें रेसिड्यू भी पता हो गया स्पेशल केस के थ्रू, कि अब हम इस वैल्यू को इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। यानी हमारा जो ये रेसिड्यू z इक्वल टू 0 आया, अगर और भी आते रेसिड्यू तो उन सबका सम करना पड़ता, लेकिन अभी हमारा सिग्मा r जो है ओनली ये इतने के बराबर होगा, क्योंकि एक ही पोल है, हम सम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि दूसरा या तीसरा है ही नहीं। तो सिग्मा r तो यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब हम फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, बाई कॉचीज रेसिड्यूस थ्योरम। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे तो उसमें होता है सिग्मा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2πi और सिग्मा r, ये होता है फार्मूला। और इसके बाद में देखेंगे कि चूँकि हम सिग्मा r की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर 2πi आ चुका है। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू भी रखते हैं, तो 1 ये साइन हाइपरबोलिक z था dz, इस तरीके से वैल्यू हमें फाइंड करना थी dz साइन हाइपरबोलिक z c इज इक्वल टू 2πi आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।